आपने गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण और कुछ धरने का कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और क्या कैसा हुआ? देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीद दिवस के पावन अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यूजीसी रेगुलेशन के मामले में जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है, उसके कारण हमने धरना स्थगित कर दिया। और इसलिए धरना स्थगित कर दिया कि अगली कार्रवाई तक, जब तक यूजीसी रेगुलेशन निरस्त नहीं किया जाता, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि आज की स्थिति में अगर आज हम पुण्यतिथि के अवसर पर अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश न आया होता तो संभवतः आज हजारों की संख्या में यहाँ बैठे होते। इस कारण से धरना स्थगित किया गया है। लेकिन महात्मा गांधी को नमन करते हुए संकल्प लेते हैं कि अगली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो स्थिति बनती है, परिस्थितियों का आकलन करते हुए हम लेकिन जन जागरण हमारा जारी रहेगा कि जब तक यह मामला ठंडा नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। कारण यह है कि अगर हम शांत हो गए तो इस सरकार पर विश्वास नहीं है। जिस सरकार ने इस यूजीसी रेगुलेशन लाया है उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय ने वर्तमान सरकार के, मोदी सरकार के मंशा के विपरीत स्थगन आदेश देकर के उस पर जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा में हूँ और आगे चल करके आंदोलन होगा। यूजीसी को लेकर क्या आपत्तियां थी आप लोगों की, जिसको लेकर आप लोगों ने आंदोलन का रुख अपनाया? यूजीसी में सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि एससी ओबीसी जो पीड़ित वर्ग का पहचान छिपाई जाए, जिसमें सामान्य वर्ग की कहीं कोई वही नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर एससी ओबीसी महसूस कर ले कि किसी सामान्य वर्ग के बच्चे ने उसके पर वह द्वेषवश उसको देखा, उसका शोषण करना चाहता, वो महसूस कर ले। उदाहरण के रूप में अगर कोई एससी या ओबीसी लड़की लड़के के मामले में अगर जनरल से वो कहे कि मुझसे शादी कर लो, उसने इनकार कर दिया, तो भी होगा कि एससी एसटी एक्ट का उत्पीड़न है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय अगर ये कह दे कि सही काम तुमने नहीं किया और ऐसी स्थिति में तुम पास नहीं होगे, तो ये भी उत्पीड़न हो गया। छात्र से लेकर के वाइस चांसलर तक इस व्यवस्था में आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था यह थी कि पीड़ित वर्ग के का कोई न्याय जांच नहीं होगी, उसकी पहचान और जांच भी नहीं होगी। अगर उसका फर्जी तरीके से अगर किसी पर आरोप लगाता है बिना जांच किए, यह अपराध सिद्ध माना जाता है। समाज जात में पैदा होना ही इस यूजीसी के नियम में वो अपराधी माना जाता था, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। इससे ऐसा लगता है कि समाज में एक खाई बन रही है, इससे दो वर्गों के बीच भेदभाव बहुत गहरा हो जाएगा। देखिए, वर्तमान समय की स्थिति है हर जातिवाद संगठन है। और ऐसी स्थिति में जहां आजादी के 77 लगभग 79 साल हो रहे हैं और इसके बीच में अगर जातिवाद की इसी तरीके से व्यवस्था कायम रही तो देश टूटने के गांव पर हो जाए। आज एक दूसरी जातियां एक दूसरे से नफरत की निगाह से देखने लगते हैं और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नफरत की निगाह से देख रहे हैं। और यह नफरत पैदा करके वर्तमान की राजनीति चल रही है। कभी हिंदू मुसलमानों में होता है, कभी हिंदू सिखों में होता है, कभी दलित सामान्य वर्ग में होता है, कभी राजपूत ब्राह्मण में होता है, कभी यादव कुर्मी में होता है, कभी इसी तरीके से दुर्व्यवस्था फैला करके राजनैतिक कुचक्र किया जा रहा है। डिग्री कॉलेज में हम भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे, मैं जानता हूँ कि डिग्री कॉलेज में सिर्फ चुनाव के समय में क्योंकि जो परिदृश्य बना हुआ है जातिवाद का, उसी समय दिखता है। न तो कोई लड़का किसी को किसी कक्षा में जाति के नाम पर विवेक करता है। हम लोग डिग्री कॉलेज का चुनाव लड़ते थे, हरिजन हॉस्टल में जाकर के चाय पीते थे, दलित हॉस्टल में। आज स्थिति यह है कि अगर यह विद्वेष जिस प्रकार से फैला हुआ है, एक दूसरे से बात करने में लोग डरते हैं। और अगर इस दुर्व्यवस्था को समाप्त करने की जरूरत है, लेकिन आज बढ़ाने की बात की जा रही है। कैंपस में समानता की बात हो, पीड़ित कोई भी हो,
गरीब कोई भी हो उसको न्याय मिले। न्याय की व्यवस्था जाति के आधार पर हो और धर्म के आधार पर हो, ये गलत है। क्योंकि पूरा विश्व आज बौद्धिकता की पूजा करता है। हिंदुस्तान में जाति की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है। ऐसी स्थिति में इसके खिलाफ हिंदुस्तान का आम आवाम से मेरा निवेदन है। इस कानून को बनाने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी जी, उसमें लगभग सभी पार्टियों के नेता शामिल थे, तो क्या कहेंगे सारी पार्टियां एकजुट होकर तो सवर्णों का उत्पीड़न कर रही हैं? देखिए, जो पार्टियों की बात आती है, हमने दो नेताओं का स्टेटमेंट सुना, जिसमें दिग्विजय सिंह और कर्ण भूषण सिंह ने कहा कि हमने जो रिपोर्ट दिया है वह रिपोर्ट नहीं है, दूसरी रिपोर्ट है। अब इनकी बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, मैं उस पर गारंटी नहीं लेता कि उन्होंने जो कहा सत्य है। बिल तो सबकी सहमति से ही पास लेकिन सबकी सहमति के बाद जो मोदी चाहते हैं, क्योंकि मोदी की सरकार है, मोदी ने नोटबंदी किया, वित्त मंत्री कहाँ थी? किसान कृषि मंत्री होते हुए किसान सम्मान निधि कौन देता है? मोदी जी बटन दबाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हर चीजें के लिए मोदी जी है, अच्छा काम के लिए, तो इस काम के लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। अब ये कहिए कि शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो आज सर्वविदित है, नोटबंदी कौन करता है? सीता वित्त मंत्री को पता नहीं, 8 बजे घोषणा हो जाती है, नोटबंदी हो गई। किसान सम्मान निधि कृषि मंत्री पता नहीं चलते तब तक सम्मान निधि आ जाती है। विपक्ष इस मुद्दे पर चुप क्यों है? या तो जब ये मामला मैं विपक्ष का जिम्मेदार नहीं। का आया था एक बार बीच में संशोधन के लिए, तो पूरा विपक्ष सड़क पर उतर आया था, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं है कि विपक्ष का कोई भी नेता बाहर खुल के नहीं आ रहा है? SC/ST के मामले में विपक्ष का कोई नेता उस समय भी नहीं खड़ा हुआ था, आज भी नहीं इसमें खड़ा है, क्योंकि उस 2018 में हम लोगों ने इस आंदोलन को किया है। विपक्ष का कोई भी नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष कि का षड्यंत्र माने या मिली भगत माने या उनकी कोई कोट दबी हुई है या क्या बात है, तो वो बता सकते हैं, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं कैसे बता दूं? आपकी पार्टी लगातार आंदोलन करती रहेगी जब तक नियम समाप्त नहीं कर दिए जाते, क्यों? शिक्षा में व्याप्त समस्त भ्रष्टाचार के खिलाफ और शिक्षा के सरस्वती के पावन मंदिर को अपवित्र करने के जाति की षड्यंत्रों के बीच जो बीज बोया जा रहा है, उसके खिलाफ अनवरत संघर्ष चलता रहेगा और जारी भी है। परिचय क्या है आपका? दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता, मेधा पार्टी।